अस्सलाम वालेकुम फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है? सो लास्ट टाइम जो है वो हम एयरवे मैनेजमेंट जो है वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। एयरवे मैनेजमेंट में हमने ओरल एयरवे और नेज़ोफेरेंजियल एयरवे के बारे में पढ़ा था। सो लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आर्टिफिशियल एयरवेज जो है वो हम पढ़ रही थी, ओरोफेरेंजियल एयरवे और नेज़ोफेरेंजियल एयरवे जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो उसमें अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। वालेकुम अस्सलाम, पूछ लो आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो। चलिए, सो आज जो है वो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज एंडोट्रेकियल ट्यूब? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ओरोफेरेंजियल एयरवे के बारे में पढ़ा। ओरोफेरेंजियल एयरवे के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये क्या है कि एक हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, जिसको हम ओरल कैविटी के जरिए जो है वो इंसर्ट करके जो है वो एक्सटेंड करते हैं, पेरेंट्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो नेज़ोफेरेंजियल एयरवे के बारे में पढ़ा। नेज़ोफेरेंजियल एयरवे के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये जो है ये थोड़ी सी लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, उसके मुकाबले में ये लॉन्ग है, सॉफ्ट है, ठीक है, और इसे हम नोज के जरिए जो है वो पास आउट करके पेरेंट्स के अंदर प्लेस कर लेते हैं, और इसकी लेंथ कभी कभार इतनी होती है कि इसे ट्रेकिया के अंदर भी प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आज एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। आगे स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करें। चलिए, सो एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ये एक सेमी रिजिड ट्यूब है दैट इज इंसर्टेड थ्रू द नोज और माउथ दैट एक्सटेंड टू ट्रेकिया। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ये क्या है? ये एक सेमी रिजिड ट्यूब है, ठीक है, जिसको हम इंसर्ट करते हैं माउथ के जरिए या नोज के जरिए, और उन्हें कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? ट्रेकिया तक जो हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। सो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो उसकी इंडिकेशंस क्या है? उसकी इंडिकेशन क्या है? जब एयरवे को आपने प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है, आपने पेशेंट को जो है वो एस्पिरेशन से बचाना हो, ठीक है, तो तब जो है वो हम क्या करते हैं? एंडोट्रेकियल ट्यूब या ईटीटी जो है वो डाल देते हैं। अब ईटीटी जो है ये कफ के साथ आता है, एक कफ विदाउट कफ पे आता है और कफ के साथ आता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हम एडल्ट्स में पास करते हैं वो हम कफ के साथ पास करते हैं। विदाउट कफ जो है वो हम बच्चों में पास कर देते हैं, ठीक है। तो कफ के साथ जो है वो ईटीटी आती है, ठीक है, जिसको हम इन्फ्लेट कर लेते हैं उस कफ को, और उस इन्फ्लेटेड कफ की वजह से जो है ये ईटीटी जो है ये सिक्योर रहती है अपनी जगह पे, ठीक है, और पेशेंट जो है वो एस्पिरेट नहीं कर पाता, ठीक है। So the next one is endotracheal tube are also frequently used for patient who require mechanical ventilation, ठीक है। जब भी हमने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर डालना हो तो आपने क्या करना है? आपने ईटीटी जो है वो पास करनी है, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आ गई कि ईटीटी क्या है? ईटीटी जो है एक सेमी रिजिड ट्यूब है जिसको हम नोज या माउथ के जरिए इंसर्ट करते हैं, ट्रेकिया तक एक्सटेंड करें। ये तीन चीज़ें पहली पॉइंट में ये तीन चीज़ें याद रखें। सेमी रिजिड है, इंसर्ट करते हैं माउथ और माउथ के जरिए, और एक्सटेंड करते हैं ट्रेकिया तक। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है कि उसकी इंडिकेशंस क्या है? तो उसके इंडिकेशन क्या है? जब भी आपने एयरवे ऑब्टेन करना हो, जब भी आपने एयरवे को प्रोटेक्ट करना हो एस्पिरेशन से, ठीक है। और दूसरी बात जो इसमें आ रही है, ठीक है, वो ये कि ये कफ के साथ आता है, उस कफ को हम इन्फ्लेट कर लेते हैं जब हम इसे अपनी पोजीशन पे जो है वो प्लेस कर लेते हैं, तो पेशेंट जो है ये बाहर नहीं निकलता और पेशेंट जो है ये स्प्रेड नहीं कर पाता, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, किन किन लोगों में, इसके अलावा और किन लोगों में यूज़ करते हैं? जिन लोगों को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत हो उनमें हम एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ये कौन प्लेस करेगा, ठीक है, ये कौन पास करेगा? इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कोई भी बंदा आके जो इसे पास कर सकता है, ठीक है। सो हर चीज़ के लिए जो वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए जो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। अगर एक बंदा आईवी लाइन भी पास करता है ना, अगर एक बंदे आईवी लाइन भी पास करता है तो वो भी उसी चीज़ पे एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फिर भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। सो जो भी बंदा ईटीटी पास कर रहा है, जो भी बंदा ईटीटी पास कर रहा है, वो बंदा इंटुबेशन में जो है वो बंदा ट्रेंड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए वो बंदा,
ठीक है। सो जो बंदा ट्रेन होगा इस प्रोसीजर में, जो बंदा जो है वो प्रोफिशिएंट होगा इस प्रोसीजर में, वही बंदा आके ईटीटी जो है वो पास करेगा। ठीक है। प्रोसीजर से पहले आपने क्या करना है, प्रोसीजर से पहले आपने अपने सारी इक्विपमेंट जो है वो असेंबल करनी है। ठीक है। और ये कंफर्म करना है कि इक्विपमेंट्स और सक्शन दोनों जो है वो प्रॉपरली चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सारी इक्विपमेंट जो है वो प्लेस कर देनी है। ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर में ये बताया भी था कि जब भी आप लोगों ने ईटीटी पास करनी है तो ईटीटी का कफ सबसे पहले चेक करना है। ठीक है। पास करने से पहले आपने ईटीटी का कफ चेक करना है कि आया ईटीटी का बैलून जो है या जो कफ है वो खराब तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेरे साथ खुद ये हुआ है कि मैंने ईटीटी पास की थी फर्स्ट और लास्ट टाइम था, मतलब एक दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ईटीटी पास की है। तो मैं ईटीटी पास की। ठीक है। और जब बाद में इन्फ्लेट किया तो वो बलून जो है वो इन्फ्लेट ही नहीं हो रहा था, बलून में मसला था। ठीक है। फिर दोबारा निकाल के दोबारा पास की, तो दूसरी ईटीटी जो है वो पास कर दी। ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इक्विपमेंट को असेंबल करने के बाद आपने सारी इक्विपमेंट्स को चेक भी करना है, क्या है मेरी सारी इक्विपमेंट्स चल भी रही है कि नहीं चल रही। लेरेंजोस्कोप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने देखना है कि ब्लेड्स उसकी सही है कि नहीं है, बल्ब जो है उसकी फंक्शनिंग है कि नहीं है। सक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, सक्शन सेट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आया मेरा सक्शन सेट जो है वो ठीक है या नहीं है, मेरा सक्शन सेट जो है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने पहले चेक करनी है। ठीक है। ओके। अब आपके पास कौन कौन सी इक्विपमेंट्स चाहिए, तो लेरेंजोस्कोप की ज़रूरत है आपको। ठीक है। जिसके साथ ब्लेड और फंक्शनल बल्ब होना चाहिए। ठीक है। मैंने आप लोगों को सेकंड लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था कि कौन सा जो है वो लेरेंजोस्कोप है, लेरेंजोस्कोप के ब्लेड्स कौन से होते हैं। ठीक है। फंक्शनिंग बल्ब जो है वो कौन से होती है। ठीक है। तो ये सारी हर चीज़ का जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज सक्शन सेटअप विद यंकर सक्शन। ठीक है। आप लोगों को एक सक्शन सेटअप होना चाहिए। सक्शन सेटअप जो है वो आपको चाहिए। ठीक है। विद यंकर सक्शन। ठीक है। जो यंकर कैथेटर आता है ना, मैंने कैथेटर्स आप लोगों को दिखाई भी थी कि एक यंकर होता है, कि यंकर आता है, दो किस्म की कैथेटर आती है। ठीक है। तो ओरल सक्शनिंग के लिए हम मोस्टली जो है वो यंकर सक्शन कैथेटर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने जो ईटीटी ली है, ठीक है, जो इंडोट्रैकियल ट्यूब ली है, वो इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो करेक्ट साइज का होना चाहिए। 6.0 से 8.0 तक जो है वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें 6.5 भी होता है, इसमें जो है वो 7 भी आता है, 7.5 भी आता है, 8.0 है। ठीक है। लेकिन मोस्टली 6 से 8 तक जो है वो अडल्ट में जो है वो यूज़ होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने स्टिलेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि स्टिलेट के जरिए जो है वो हम कभी कभार जो उसे गाइड कर लेते हैं। ठीक है। जिसको हम गाइड वायर भी कहते हैं। गाइड वायर जो है वो एक असल में गाइड वायर और स्टिलेट में दोनों में फ़र्क ये है कि गाइड वायर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका डायमीटर कम होती है। ठीक है। वो ज़्यादा बारीक होता है और स्टिलेट जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, काम दोनों का एक ही है। द नेक्स्ट वन इज 10 मिली लीटर सिरिंज फॉर कफ इन्फ्लेशन। आपके पास 10 सीसी का सिरिंज होना चाहिए। ठीक है। आपके पास 10 सीसी की सिरिंज होनी चाहिए। 10 सीसी सिरिंज से आपने क्या करना है, आपने कफ को इन्फ्लेट करना है। लेकिन आपने ये हमेशा याद रखना, जब भी कफ को इन्फ्लेट करना हो तो ये कफ जो है ये हम इन्फ्लेट करते हैं एयर से। आपने कोई फ्लूइड वगैरह नहीं डालना है इसमें। ठीक है। जिस तरह हम कभी जिस आप लोगों ने देखा होगा यूरिनरी कैथेटर। ठीक है। यूरिनरी कैथेटर जब पास करती है तो उसमें कफ इन्फ्लेट करते हैं ना, उस कफ को इन्फ्लेट करने के, या बिलोन को इन्फ्लेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम डिस्टिल वाटर लेते हैं। ठीक है। तो उस कप को इन्फ्लेट करने के लिए हम डिस्टिल वाटर लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसको इन्फ्लेट करने के लिए न सलाइन की जरूरत है न वाटर की जरूरत है, इसको सिर्फ और सिर्फ एयर के साथ जो है वो आपने इन्फ्लेट करना है। द नेक्स्ट कमर्शियल एंडोट्रेकियल ट्यूब होल्डर दिखाया था मैंने। ठीक है। कि यहाँ पे जो है वो बैंडेज वगैरह के साथ हम कर लेते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि आपके पास जो है वो कमर्शियल इंडोट्रेकियल ईटीटी ट्यूब होल्डर जो है वो आपके पास हो। मेगल फोर्सेप्स होना चाहिए, मेगल फोर्सेप्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अगर नेजल इंट्यूबेशन है तो उसमें कस्टमाइज जो है वो काम आ जाए। पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन सोर्स है, इसके अलावा जो है वो एमआरबी बैग विद मास्क, इसके अलावा जो है वो एंटाइटल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर, डिस्पोजल डिटेक्टर, सेडेशन एंड पैरालिटिक मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ का दो जवाब दो, मैनुअल रिससिटेशन बैग विद मास्क, व्हाट इज दिस, और विद मास्क क्यों लिखा है?
विद मास्क क्यों लिखा है? रिपीट कर दे कैसे, ठीक है। सेरिश इक्विपमेंट्स फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। इसमें थर्ड लास्ट लिखा हुआ है मैनुअल रिससिटेशन बैग विद मास्क। विद मास्क क्यों लिखा है? सबसे पहले तो ये कि मैनुअल रिससिटेशन बैग का आप लोगों को पता है कि नहीं। दूसरी बात ये कि विद मास्क क्यों लिखा है? किसी ने देखा है वैसे मैनुअल रिससिटेशन बैग? पता है, ओके। हमजा आपको तो पता ही होगा मैनुअल रिससिटेशन बैग विद मास्क। अच्छा हमजा आप बताओ विद मास्क क्यों लिखा है? कभी यूज किया है किसी ने? यूज किया है किसी ने एम्बो बैग? ओके, यूज किया है किसी ने? डिलीवरी के लिए तो है, लेकिन सिंपल मास्क से भी तो हम कर सकते हैं, उसका अपना मास्क यूज जरूर है। चलो देखो, अच्छा मैनुअल रिससिटेशन बैग के साथ हमेशा अपने मास्क आते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट साइज के मास्क आते हैं अपने, जो उसके साथ अटैच होते हैं। नॉर्मल मास्क के ऊपर हम उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। या नॉर्मल मास्क के अलावा भी अगर आप कोई और मास्क उसे यूज कर रहे हो, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट साइज का कोई मास्क आप यूज कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट के ऊपर, तो पेशेंट को जो है वो सही तरह आप जो है वो ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसका अपना मास्क आता है, सेटेड मास्क होता है, ठीक है। वो सेटेड मास्क जो है वो आपने क्या करना है, उसको आपने सही तरह प्लेस करना है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं तो इस एरिया को वो कवर कर लेता है, इस पूरी एरिया को वो कवर कर लेता है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा एरिया ना, इसको वो कवर कर लेता है। इस एरिया को कवर करके इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो हम एम्बो बैग जो है वो हम उससे ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। अब एम्बो बैग को हम यूज कैसे करते हैं, मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है। एम्बो बैग की यूज करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। अब ये नहीं है, अच्छा लैब में प्रैक्टिस की है, वेरी गुड। मुझे नहीं पता था आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो फिर तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एम्बो बैग के जरिए जब आप सामने नहीं हो ना, आप लोग सामने होते, मैंने आप लोगों से करवाना भी था कि कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा सुन लो। हम क्या करते हैं, आपने जो है वो मास्क जो है वो प्लेस कर लिया, ठीक है, मास्क जो है वो प्लेस कर लिया। एम्बो बैग आपने पकड़ लिया। एम्बो बैग के साथ हमेशा याद रखना, ऐसा ना हो कि आपने एम्बो बैग पकड़ लिया, ठीक है, पेशेंट के ऊपर रख लिया और आपने ब्रीदिंग जो है वो देना शुरू किया, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब तक वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं होगा। जब तक वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो जब तक आपने उसे कनेक्ट नहीं किया ऑक्सीजन के साथ तब तक जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने पीछे उसके अंदर जो है एक नोज़ल होता है, ऑक्सीजन का एक नोज़ल आता है, आपने ऑक्सीजन सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है उसे, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट के ऊपर जो है वो मास्क सही तरह प्लेस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आराम से जो है वो ब्रीदिंग देनी है। अब ब्रीदिंग जो है वो यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि बस आपने पकड़ लेना है, ठीक है, और बार-बार जो है वो बस स्क्वीज़ करना है, नहीं। वन स्क्वीज जो आपका है एम्बो बैग का, एक स्क्वीज आपके एम्बो बैग का जो है वो वन रिस्पायरेशन के बराबर है, वन ब्रीदिंग के बराबर, वन टाइम इन आउट के बराबर है, वन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बराबर है। सो ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपने पेशेंट के ऊपर उसे प्लेस किया, आपने एक दफ़ा स्क्वीज किया, फिर आराम से छोड़ दिया। आपने इतना टाइम उसे देना है कि पेशेंट सही तरह एक्सपायर कर पाए, ठीक है। आपने इतना टाइम देना है कि पेशेंट सही तरह एक्सपायर कर पाए, ठीक है। और आपने कितनी देर, आपने अपनी रेस्पिरेशन नॉर्मली जो आप रेस्पिरेशन दे रहे हो, ठीक है, आपने उसके हिसाब से जाना है, ठीक है।
सो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखना कि उसे स्क्वीज़ करते वक्त स्क्वीज़ किया, आराम से छोड़ दिया, ताकि पेशेंट जो है वो सही तरह एयर को एक्सपायर कर पाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एम्बो पे पकड़ लेते हैं, बस इस तरह ऐसे बार-बार स्क्वीज़, नहीं, ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है? सो बार-बार आपने स्क्वीज़ नहीं किया, आपने अगर एक दफ़ा स्क्वीज़ किया, इसका मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम दिया उसे, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम दे के आपने कंप्लीटली जो है वेट करना है, ताकि उसके लंग्स जो है वो कंप्लीटली दोबारा जो है वो उस एयर को बाहर निकाले, ठीक है? ओके, लाइव क्वेश्चन नहीं था, मैं समझा रहा था आप लोगों को। और एक चीज़ ये याद रखना कि ऐसा ना हो कि आप लोग एम्बो बैग जो है वो पकड़ लो और साथ ही जो है वो ब्रीदिंग देना शुरू कर लो, आपका जो एमआरवी बैग है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है? सो इस चीज़ का ख्याल रखना। एम्बो बैग का काम है सिर्फ और सिर्फ एयर अंदर पुश करना, ठीक है? जो एयर आपने देना है, ठीक है, वो के ऑन सा है, तो उसके साथ आपने ऑक्सीजन कनेक्ट कर देनी, ठीक है? ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, सो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने पेशेंट को जो है वो ईडीडी पास करनी है, ठीक है? तो आपने क्या-क्या करना है? सबसे पहले आपने पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखिए, आपने सक्शनिंग करनी हो, आपने जो है वो ईडीडी पास करनी हो, ठीक है? जो भी करना हो, आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है, ठीक है? आपके पास एमआरबी बैग है, मास्क है, ठीक है? उसको अटैच करके आपने पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है, ठीक है? द नेक्स्ट आपके पास जो डॉक्टर होगा, उसका काम है ये कि अगर उसने जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने जो है वो एनेस्थेटिक्स या उसने जो है वो कोई सेडेटिव वगैरह या शॉर्ट एक्टिंग आईवी एंटी एनेस्थेटिक्स वगैरह जो है वो पास जो है वो अप्लाई करनी है कि नहीं करनी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग जो है वो आईवी सेडेटिव्स दे देते हैं, ठीक है? आईवी एनेस्थेटिक्स दे देते हैं, ठीक है? शॉर्ट एक्टिंग, और उसके साथ-साथ जो ट्यूब है ना, ट्यूब के टिप के ऊपर जो है वो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स जो है वो लगा लेते हैं, जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो लगा लेती है, ठीक है? और साथ-साथ जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं ना, वो दे देती हैं। एक आईवी, आईवी में कौन-कौन सी चीज़ें दी जाती हैं? आईवी में शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ये दोनों चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है? और ट्यूब के ऊपर जो है वो लोकल एनेस्थेटिक लगाया जाता है, ठीक है? ताकि ट्यूब जो है वो आराम से, आसानी से जो है वो नॉन ट्रॉमेटिक तरीके से जो है वो इंट्यूबेशन हो जाए उसकी, ठीक है? नेक्स्ट जो नर्स होती है साथ, उसने क्या करना है, या जो स्टाफ होता है साथ, स्टाफ ने क्या करना है? स्टाफ ने इंट्यूबेशन के दौरान जो है वो सक्शनिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि इंट्यूबेशन के दौरान जो है वो वहाँ पे सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एक ज़ाहिर-सी बात है, एक फॉरेन बॉडी जो है वो अंदर जा रही है, ठीक है? उधर कनेक्ट हो रही है, ठीक है? उधर टच हो रही है, तो उधर जो है उस वजह से सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। तो उन सिक्रीशंस को सक्शन आउट करना चाहिए, स्टाफ का काम है उसी टाइम पे, और साथ-साथ वाइटल साइंस को देखना, ठीक है? साथ-साथ वाइटल साइंस में हम क्या देखते हैं? वाइटल साइंस में हमने सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हम सैचुरेशन लेवल को बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है? अगर उसका सैचुरेशन जो है वो नीचे आ रहा है, अगर उसका सैचुरेशन जो है वो खुदा ना खास्ता 90% से नीचे आया, तो आपने क्या करना है? आपने इंट्यूबेशन रोक लेना है। आपने इंट्यूबेशन रोक लेना है, ठीक है? और पेशेंट को मैनुअल रिससिटेशन बैग के साथ फिर से ऑक्सीजनेट करना है, ठीक है? खुदा ना खास्ता इंट्यूबेशन के दौरान जो है वो 90% से जो है वो सैचुरेशन लेवल नीचे आता है, तो आपने इंट्यूबेशन होल्ड कर देना और पेशेंट को रेस्पिरेशन देनी है, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन विद द एमआरबी आर आल्सो परफॉर्म बिटवीन इंट्यूबेशन अटेम्प्ट्स। कभी कभार जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो इंट्यूबेशन नहीं होती, ठीक है? हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, फिर से ट्राई कर लेते हैं, फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? तो बार-बार ये जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं ना, अटेम्प्ट्स के दरमियान आपने क्या करना है? अटेम्प्ट्स के दरमियान आपने इतना टाइम देना है पेशेंट को कि पेशेंट थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है? और आपको पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजनेट कर लो, ठीक है? तो अटेम्प्ट्स के दरमियान आपने पेशेंट को ऑक्सीजनेट और वेंटिलेट करना है, मैनुअल रिससिटेशन बैग के ज़रिए, ठीक है? अब ट्यूब जो है वो प्लेस हो गया, ठीक है? ट्यूब प्लेस हो गया। जब ट्यूब प्लेस हो जाता है तो आपने क्या करना है? कफ को इन्फ्लेट करना है, ठीक है? एयर के साथ। ये हमेशा याद रखना, कप को इन्फ्लेट करना है एयर के साथ, किसी और चीज़ के साथ नहीं। उसके अंदर वाटर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो
सलाइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एयर होना चाहिए। तो आपने कप को इन्फ्लेट करना एयर के साथ, 20-25 mmHg जो है वो आपने एयर देना, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि प्रॉपर जो प्रेशर है ना वो होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे अंडर इन्फ्लेट करते हो तो पेशेंट जो है उसमें एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप उसे अंडर इन्फ्लेट करते हो तो पेशेंट में एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप उसे ओवर इन्फ्लेट करते हो तो पेशेंट में जो है वो, अगर आप ओवर इन्फ्लेट करते हो तो ट्रेकियल जो लेयर्स है, ट्रेकियल जो वॉल्स है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर की वजह से जो है वहाँ पे इरोजन आ सकते हैं, कट्स वगैरह लग सकते हैं और स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है, ब्लॉकिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? प्लेसमेंट की समझ आ गई कि आपने जब भी प्लेस किया है इसे, ठीक है, तो आपने कफ को जो है वो प्रॉपर प्रेशर के साथ जो है वो इन्फ्लेट करना है, ठीक है, प्रॉपर प्रेशर के साथ इन्फ्लेट करना है उसे। अंडर इन्फ्लेशन करोगे तो अंडर इन्फ्लेशन से एस्पिरेशन के चांसेस होंगे, ओवर इन्फ्लेशन से जो है वो ट्रैकियल इरोजन्स और इवेंचुअली जो है वो स्टेनोसिस के चांसेस होंगे, ठीक है। ओके, प्रोसीजर देख लिया तो चलो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर लूँगा, ठीक है, वीडियो भी शेयर कर लूँगा क्योंकि अभी तो ऑनलाइन लेक्चर से वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो शेयर कर दूँगा आप लोगों से, तो उससे आप इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। सो अच्छा, अब आपने ऑक्लूडिंग प्रेशर जो है वो देखना है कि कितना है, ठीक है। वैसे तो हम इधर बैलून को देखते हैं, बैलून जब इन्फ्लेट हो जाए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन तरीका ये है कि आपने मिनिमल अपलोडिंग वॉल्यूम को किस तरह देखना है, आपने कप को आराम आराम से इन्फ्लेट करना है, 60 ट्रेके के ऊपर जो है वो अस्कल्टेट करना है, ठीक है, 60 ट्रेके के ऊपर जो है वो अस्कल्टेट करना है, ठीक है। इसके अलावा जब हार्श स्क्वीज एयर या जो स्पीक साउंड या जो हार्श साउंड जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है, जब तक हार्श साउंड आ रहे हैं आपको पता चल रहा है कि एयर जो है वो फील हो रहा है। जब वो हार्श साउंड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अपलोडिंग वॉल्यूम जो है वो हमने अचीव कर लिया, ठीक है। अब जो है वो अब इन्फ्लेट है, ठीक है, तो आप उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद जो है आपने एक्सेसिव प्रेशर नहीं देना ट्रेकिया के ऊपर, आपको एक्सेसिव प्रेशर जो है वो अप्लाई नहीं करना और अपनी ट्यूब को जो है वो सिक्योर कर लेना, ठीक है। सिक्योर करती क्यों है, सिक्योर इसलिए करना है कि ताकि ट्यूब जो है वो इधर उधर मूव ना करे, ट्यूब जो है वो माइग्रेट ना करे, ट्यूब जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो बाहर ना आए, ठीक है। अब आपने देखना है कि आया आपका ट्यूब जो है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन तरीकों जो है वो हम ट्यूब प्लेसमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। अस्कल्टेशन से चेक कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग से चेक कर सकते हैं और चेस्ट रेडियोग्राफ से चेक करते हैं, ठीक है। तीन तरीके हैं हमारे पास, अस्कल्टेशन से चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग से चेक करते हैं और चेस्ट रेडियोग्राफ से चेक करते हैं, ठीक है। अब अस्कल्टेशन से कैसे चेक करते हैं, अस्कल्टेशन से आपने ऐसे चेक करना है कि द नर्स अस्कल्टेट द चेस्ट बाइलेटरली, आपने चेस्ट को बाइलेटरली देखना है, बाइलेटरली जो है वो दोनों साइडों पे जो है वो आपने चेस्ट जो है वो चेस्ट के साउंड जो है वो सुनने हैं। अगर बाइलेटरली जो है वो सेम साउंड्स आ रही है, इक्वल ब्रेथ साउंड जो है वो बाइलेटरली आ रही है, इसका मतलब है आपकी ईटीटी जो है उसकी प्लेसमेंट ठीक है। अगर बाइलेटरली ठीक नहीं आ रही, एक जगह पे ज्यादा आ रही है, एक जगह पे कम आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी ईटीटी जो है वो एक साइड पे जो है वो माइग्रेट हुई पड़ी है, ठीक है। अगर एक तरफ जो है वो ज्यादा आ रही है, एक तरफ कम आ रही है, तो आपका मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी ईटीटी जो है वो एक साइड पे माइग्रेट हुई है, उसको आपने ज्यादा इंसर्ट किया है, ठीक है, और एक करीना पॉइंट से आगे जाके वो एक साइड पे हो गई है, ठीक है, ये ख्याल रखना। नेक्स्ट आपने एब्डोमिन जो है वो भी अस्कल्टेट कर देना है। अगर एब्डोमिन के ऊपर साउंड्स आ रही हैं तो इसका मतलब है एसोफेगस के अंदर है, अगर एब्डोमिन के ऊपर साउंड्स नहीं आ रही तो इसका मतलब है वो लंग्स के अंदर है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन की समझ आ गई। ऑस्कल्टेशन में आपने क्या करना है, लंग्स साउंड सुननी है और स्टमक के ऊपर साउंड सुननी है। अगर स्टमक के ऊपर साउंड आ रही है तो इसका मतलब एसोफेगस के अंदर है, अगर लंग्स के ऊपर साउंड आ रही है इसका मतलब लंग्स के अंदर है। लंग्स के ऊपर अगर बाइलेटरल साउंड्स आ रही है तो आपकी प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है। बाइलेटरल साउंड्स नहीं आ रही, दोनों लंग्स में जो है वो फर्क आ रहा है, इधर जो है वो कम आ रही है, इधर जो है वो ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है आपकी ईटीटी जो है वो एक साइड पे माइग्रेट हुई पड़ी है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना। द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग। कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है
ठीक है। उसके साथ हम जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर लगाते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है ट्रेकिया के अंदर है, क्योंकि जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड ने कहाँ से निकलना है, ट्रेकिया से निकलना है, ठीक है, लंग्स से निकलना है। तो इसका मतलब है कि वहां भी है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि एसोफेगस के अंदर आपने प्लेस की है। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो ट्रेकिया में, नहीं आ रही तो एसोफेगस के अंदर है, ठीक है, नहीं आ रही तो स्टमक के अंदर है, ओके। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। आपने ट्यूब प्लेस की है, ठीक है, ईटीटी जो है वो आपने पास कर ली। एक मिनट। ओके, अब ईटीटी जो है वो आपने प्लेस की है, ठीक है। तो ईटीटी प्लेसमेंट आपने किस तरह चेक करनी है, ठीक है। एक बच्ची कह रही है कि रिपीट कर दे, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। 3 तरीके हैं हमारे पास, ऑस्कल्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग है, चेस्ट रेडियोग्राफ है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन आपने 2 जगहों को ऑस्कल्टेट करना है, एक लंग फील्ड को ऑस्कल्टेट करना है, दूसरा जो है वो आपने स्टमक के ऊपर ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है। स्टमक के ऊपर अगर साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है एसोफेगस के अंदर है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब एसोफेगस के अंदर नहीं है। लंग्स के ऊपर आपने चेक करना है, तो लंग्स के ऊपर जब हम देखते हैं अगर दोनों लंग्स के ऊपर सही तरह साउंड आ रहा है, दोनों लंग्स के ऊपर सेम साउंड आ रहा है, तो आप इसका मतलब है आपकी प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है। दोनों लंग्स के ऊपर साउंड नहीं आ रहा सेम, एक के ऊपर ज्यादा आ रहा है, एक के ऊपर जो है वो कम आ रहा है, इसका मतलब है ट्यूब जो है वो एक साइड पे माइग्रेट हुई पड़ी है, ठीक है। कंसल्टेशन क्लियर है। नेक्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर जो है वो हम ऊपर अटैच करते हैं, हम चेक करते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इसका मतलब है लंग्स के अंदर है, ट्रेकिया के अंदर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि एसोफेगस के अंदर है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है वो चेस्ट रेडियोग्राफ है। चेस्ट रेडियोग्राफ हमने कराना है, ठीक है। हमने देखना है एक्सरे के ऊपर हमें नजर आएगा कि कैरिना पॉइंट से 2 से 3 सेंटीमीटर अगर ऊपर पड़ी है, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर कैरिना पॉइंट से अगर उसका टिप है तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है आपकी प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि हमने कैरिना पॉइंट से 2 to 3 सेंटीमीटर जो वो ऊपर रखना है। एसोफेजिस सेंट्रीफ्यूगेशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एब्सेंस होगी? हाय हाय हाय, ठीक है। एसोफेजियल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एसोफेगस से आ रही है कि लंग्स से आ रही है? मुझे ये बताएं। जीआई ट्रैक में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम? ये वही एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने कुछ एडिशन की है, कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है, कुछ चीज़ें मैंने कम की है, इस वजह से मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ भी बहुत कम लिखा हुआ था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है वो दोबारा डाली और दोबारा से जो है वो लंग्स से, तो लंग्स से ही आ रहा है ना। तो एसोफेजियल इंट्यूबेशन अगर एसोफेगस के अंदर है तो फिर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर लंग्स के अंदर है तो तभी, अगर मतलब ट्रेकिया के अंदर है तभी जो है वो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा तो हमें डिटेक्ट होगा, ठीक है। अगर एसोफेगस के अंदर है तो एसोफेगस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर एब्सेंस होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो आपने क्या करना है, आपने जब भी आपकी प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन कंफर्म हो जाए, आपने जो है वो ट्यूब को सिक्योर कर देना है, ठीक है। सेंटीमीटर को मार्क कर देना है, ओरल है तो लिप्स के ऊपर मार्क कर देना है, नेजल है तो नॉस्ट्रल्स के ऊपर जो है वो मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क करने का फायदा क्या है? मार्क करने का फायदा ये कि अनगोइंग असेसमेंट में जो है वो हमें मदद होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक साइड पे या दूसरी साइड पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपकी कुड रिजल्ट इन आइदर राइट मिड ब्रोंकस प्लेसमेंट विथ लेफ्ट लंग कोलैप्स और सेल्फ एक्सुडेशन, ठीक है। अगर एक साइड पे चली गई तो दूसरी साइड का लंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपकी प्लेसमेंट जो है वो करीना से 2-3 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर होनी चाहिए ताकि दोनों साइडों पे जो है वो इक्वल एयर जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। अब क्लियर है?
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये एक दफा देख लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या है। नेजल वर्सेस ओरल एंडोट्रेकियल प्लेसमेंट, दो तरीकों से हम प्लेसमेंट करते हैं ना, ओरल से भी और नेजल से भी। दोनों की एडवांटेजेस क्या है, दोनों की डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, ये आप लोग एक दफा देख लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। दो तरीके हैं, नेजल और ओरल। अब सबसे पहले हमें नेजल देखना है, ठीक है। तो नेजल की एडवांटेजेस क्या है, पेशेंट जो है वो कंफर्ट में रहेगा, पेशेंट कंफर्टेबल होगा, ठीक है, लेकिन इसकी जो ट्यूब है वो जल्दी किंक हो जाती है और एयरवे जो है वो ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज ये प्रिवेंट ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम बाइटिंग, ठीक है, बाइट नहीं कर सकता पेशेंट क्योंकि नोज के अंदर है, ठीक है। इजीली इनरोच एंड रिड्यूस रिस्क फॉर एक्सट्यूबेशन, ठीक है, ये इजीली जो है उसे हम जो है वो प्लेस कर सकते हैं, तो आसानी से जो है वो एक्सट्रूवेट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है वो थोड़ी सी जो है वो लंबी है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो डायमीटर कम है, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो इजीली जो है हम उसे अटैच कर सकते हैं, एक्सट्रूवेशन की चांसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ओरल हाइजीन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट यूज़ उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें जो है वो सर्वाइकल स्पाइन जो है वो इंजरीज है, ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कम्युनिकेट भी कर सकता है पेशेंट, जो है वो बोल भी सकता है क्योंकि उसके मुंह के अंदर नहीं है, उसके नोज के अंदर पड़ी है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये है कि किंक हो सकता है, ठीक है, साइनोसाइटिस हो सकता है, सेप्टिक स्टेट में पेशेंट जा सकता है, फिस्टेक्सिस की चांसेस होती है, ठीक है, नेजल पॉलिप्स के चांसेस हो सकते हैं, और ट्यूब का साइज जो है वो लिमिट हो जाता है। आपने जो है वो 6 से लेकर 6.5 तक का ट्यूब यूज़ कर सकते हो, इससे बड़ी साइज का ट्यूब जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते नेजल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है ये ब्रेन के अंदर अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है तो उसके उसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि ये ब्रेन को भी पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। अब ओरल के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है, ओरल के अंदर ये एडवांटेजेस है कि ट्रॉमा जो है वो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप इसे रख सकते हो, ठीक है, और नेजल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। डिसएडवांटेज ये है कि अनकंफर्टेबल होगा पेशेंट, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, ठीक है, ओरल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होगी, कुछ खा नहीं पाएगा, ठीक है, बाइट कर सकता है, ठीक है, ट्यूब जो है वो उसको सिक्योर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा पेशेंट, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि नेज़ल और ओरल के दरमियान जो है वो कौन कौन सी जो है वो डिफरेंसेस है, एडवांटेजेस दोनों के क्या है, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है, ठीक है। इसके अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और दूसरे के जो है वो अलग एडवांटेजेस और ये ठीक है, इसके अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। इसके अलावा ईटीटी जो है वो आपने पास की, ईटीटी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, पास तो हो गई है ईटीटी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन में जो है वो कुछ स्टार्ट में जो है वो हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़े थे कि एयरवे के कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। एयरवे की कॉम्प्लिकेशंस कौन सी, यही एयरवे की कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। ईटीटी की जो कॉम्प्लिकेशंस है, ट्रेकोस्टोमी की जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारी उसमें आ जाती है, ठीक है। सो ईटीटी जब आप पास करते हो उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेरेंजोस्पेज़म हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकोस्पेज़म हो सकता है, पेशेंट जो है वो हाइपोक्सीमिया में चला जा सकता है या हाइपरकेप्निया में जा सकता है इंट्यूबेशन के दौरान, डिसरिथमियाज हो सकती है, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन इंट्यूबेशन के दौरान, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लरेंजियल एडीमा हो सकता है, अगर लरेंजियल एडीमा हो गया, ठीक है, तो स्ट्राइडर्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ट्रॉमा हो सकता है नेजल कैविटी को, ओरल कैविटी को, एसोफेगस, ट्रेकिया या लैरिंग्स को, ठीक है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो सकती है, टीथ जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो एसोफेजियल इंट्यूबेशन के दौरान जो है वो ब्रोंकस में जो है वो जा सकता है, ठीक है, बट मेन स्टिम ब्रोंकस में जो है वो जा सकता है। इसके अलावा एसोफेजियल इंट्यूबेशन हो सकती है कभी कभार, ठीक है, स्प्रेट हो सकता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकती है, ट्रेकियल पैरालिसिस हो सकता है, निक्रोसिस हो सकता है, ट्रेकियोसेफेजियल फिस्टुला भी बन सकता है, ठीक है। इनमें इनोमिनेट आर्टरी जो है वो रप्चर हो सकती है, ओकल कार्ड जो है वो पैरालाइज हो सकती है, ठीक है। लरेंजियल एडीमा का मतलब है लरिंग्स के अंदर एडीमा बन सकता है, ठीक है, लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, लैरिंग्स के अंदर जो है वो एडीमा भी हो सकता है। अगर रप्चर हो गया, ठीक है, उधर जो है वो एडीमा के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्रेशंस बार बार पैदा होगी, ठीक है, वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उससे जो है वो एडीमा हो सकता है।
अगर इंजरी हो गई ना, अब एक फॉरेन बॉडी पड़ी है, ठीक है, उन्होंने जो है वहाँ पे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो लोकल इम्यून सेल्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है, माइक्रोफेजेस वगैरह आएंगे इसको किल करने के लिए। उन्होंने यही तो कहना है ना कि ये फॉरेन बॉडी, इसको किल करने के लिए जो है वहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे मुख्तलिफ केमिकल मेडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, जो केमिकल मेडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे वो कीमो मुख्तलिफ कीमोकाइंस कीमोटैक्सिस एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे जो है वो जो प्रोटीन, जी मैम नेक्स्ट करके वहाँ पे प्रोटीन एक्सोडेट वगैरह जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, या प्रोटीन एक्सोडेट जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो एडिमा हो सकता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? यही तो मैं सोच रहा हूँ मैम। आप कोई क्वेश्चन? ये क्या है? अभी तो सारी 20 आ गई है। एक बच्चे का क्वेश्चन है, राइट मेन स्टीम ब्रोंकस बता दी, ठीक है। तो दो ब्रोंकस होते हैं हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, ठीक है, दो ब्रोंकस होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। एक बच्चे कह रही है राइट मेन स्टीम ब्रोंकस बता दी, ठीक है। तो एक्सीडेंटली अब जो राइट ब्रोंकस है ना, राइट ब्रोंकस है वो थोड़ा सा वाइडर है, शॉर्ट है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर है इससे, ठीक है। जो दूसरा ब्रोंकस है ना, इससे थोड़ा सा शॉर्ट भी है, ऊपर भी है, ठीक है, और थोड़ा सा वो वाइडर भी है, ठीक है। तो एक्सीडेंटली उसके अंदर ट्यूब जो है वो जा सकती है, ठीक है, एक्सीडेंटली उसके अंदर ट्यूब जा सकती है। तो राइट मेन स्टीम ब्रोंकस इंट्यूबेशन हो सकती है एक्सीडेंटली, ठीक है। जिस तरह इसोफेगस के अंदर हो सकती है, इसी तरह राइट मेन स्टीम ब्रोंकस के अंदर हो सकती है, क्योंकि राइट मेन स्टीम ब्रोंकस जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट से जो वो थोड़ा सा ऊपर भी है, ठीक है, शॉर्टर भी है, वाइडर भी है, ठीक है, और वर्टिकल भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्टिकल भी है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट है। तो इस वजह से जो है वो उसके अंदर एक्सीडेंटल इंक्यूबेशन हो सकता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? जिसने पूछा था क्वेश्चन, जिसने राइट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस का क्वेश्चन पूछा था, समझ आ गई है। और राइट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस, दो ब्रोंकस होती है ना, कैरिना पॉइंट पे जो है वो ब्रोंकस डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक लेफ्ट है और एक राइट में चला जाता है। अब जो लेफ्ट है ना वो हॉरिजेंटल है थोड़ा सा, ठीक है, और लेंथी है और उसका डायमीटर कम है, ठीक है। लेकिन जो राइट है ना वो वर्टिकल है, थोड़ा सा सीधा भी है, शॉर्टर भी है, वाइडर भी है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर भी है। इस वजह से उसमें एक्सीडेंटली जो है उसके अंदर जो है वो आपकी एटीटी जा सकती है। तो अगर एक्सीडेंटली उधर चली गई, ठीक है, तो दूसरा तरफ जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आप? ओके।
चंटी है छोटी छोटी, ये देखे ना। मुझे आप जी जी, बंद है। जो कल्चर